दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो से हम लोग हिंदी के एक सीरीज को स्टार्ट करेंगे। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आपने चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल को टारगेट किया हुआ है या फिर आप यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे लेखपाल का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कोई भी हो, उसका सॉल्यूशन एक ही है भाई। आपको लाइफ एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और कंप्लीट हिंदी को फ्री में तैयार कर लेना है। तो चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बताया गया भाषा और बोली। तो आपको ये समझना है कि भाषा क्या होता है। देखिए, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। देखिए, भाष धातु, धातु क्या होता है? तो धातु जो क्रिया होता है इसका मूल रूप होता है, जिसे कि धातु कहते हैं। और भाष का अर्थ होता है बोलना या फिर कहना। तो यहाँ से पता चल रहा है कि देखिए, भाष का मतलब क्या है? बोलना या कहना। मतलब भाषा कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें बोलने या कहने से चीज़ें जुड़ी हुई है। अब भाषा के बारे में सटीक जानकारी बताया है पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने। बताने के लिए तो तमाम विद्वानों ने भाषा के बारे में चीज़ें बताई हैं, लेकिन जो ज़्यादा सटीक है, ज़्यादा यथार्थ है, कामता प्रसाद गुरुजी का माना जाता है। तो इनके अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को समझ सकता है। तो सामान्य सी बात है। देखिए, भाषा क्या होता है? आप किसी भी भाषा में, चाहे आप हिंदी भाषा में बात कीजिए, चाहे इंग्लिश में बात कीजिए या फिर कोई भी भाषा, जैसे बंगाली, पंजाबी, तमिल, मराठी, तेलुगु, उसमें क्या होता है? एक या फिर एक से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है जो अपने विचारों को समझाता है और दूसरे के विचारों को भी आसानी से समझता है। तो आपको याद रखना है कि भाषा एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, या फिर ये कहिए कि विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। विचारों का आदान प्रदान करने का साधन कौन है? भाषा है। अब भाषा के रूप की बात करें तो भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। और अगर सामान्य तौर पर देखा जाए, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा भी विकल्प मिलता है कि भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा को लिखित भाषा में शामिल कर लिया जाता है। अब देखिए, मौखिक भाषा क्या होता है? नाम से पता चल रहा है मौखिक, मतलब इसमें चीज़ें बोल कर बताई जाएंगी। मौखिक होगा, मुख के द्वारा इसमें से चीज़ें निकलेंगी। अब ये परिचर्चा अर्थात विस्तृत व्याख्या का जो भाषा होता है इसे मौखिक रूप कहते हैं। मतलब कहीं भी अगर विस्तार से चर्चा किया जाना है तो मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा क्या होता है? भाषा का एक ऐसा रूप होता है जिसमें अक्षरों या फिर विशेष प्रकार के चिन्हों की सहायता से अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। जैसे कोई पत्र लिखना है तो पत्र में क्या होगा? आप कुछ विशेष चिन्ह बनाएंगे जिससे आपकी भाषा का पता चलेगा। कहानी लिखा जाएगा या फिर जीवनी, निबंध, कुछ भी है, इसमें लिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब सांकेतिक भाषा क्या होता है? तो सांकेतिक भाषा, इसमें ना विशेष संकेतों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। अब जैसे कोई गूंगा व्यक्ति जो कुछ बोल नहीं पा रहा है तो विभिन्न प्रकार के इशारों के माध्यम से अपनी बातों को स्पष्ट करता है। कोई बच्चा है जो सामान्यतः बोल नहीं पा रहा है, छोटा बच्चा है, या फिर सामान्य तौर पे ये समझिए कि वो विचारों को प्रकट करना चाहते हैं तो कुछ विशेष इशारे करते हैं। इसके अतिरिक्त आपने हॉस्पिटल्स में, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, सड़क पर कई बार आपने देखा होगा विशेष प्रकार के संकेत बने होते हैं। जैसे अब कई जगह ऐसा बना होता है, ऐसे सिग्नल, ये सर्कल होता है, इसके अंदर मोबाइल बना होता है और यहाँ पे ऐसे क्रॉस का चिन्ह होता है। ये तो इसका मतलब होता है कि मोबाइल का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है। ऐसे सिगरेट बना होता है, सिगरेट का प्रयोग करना प्रतिबंधित है। तो ये सांकेतिक भाषा है। यहाँ पर किसी ने आपसे कुछ नहीं बोला लेकिन आपको समझ में आ गया ये काम नहीं करना है। अब भाषा की इकाइयाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनाए कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, आप याद रखिएगा। अगर यही लिखित भाषा की बात की जाए तो इसे वर्ड कहते हैं और भाषा की सार्थक इकाई शब्द होती है। अब यहाँ पर 3 अलग अलग शब्द आपको मिले, एक ध्वनि मिला, एक वर्ड मिला और एक शब्द मिला। तो इनमें है ये सब क्या, ये समझिए। देखिए, ध्वनि क्या होते हैं? जब कभी भी मुख से या फिर किसी भी प्रकार से निकली हुई कोई आवाज़ होती है तो उसे ध्वनि कहते हैं। अब जो ध्वनि होता है, जब इसे प्रतीक में परिवर्तित कर दिया जाए, कोई भी ध्वनि है, इसे एक चिन्ह में व्यवस्थित कर दिया जाए तो इसी को वर्ड कहते हैं। और चिन्ह में व्यवस्थित करने के लिए विशेष तौर पर लिपि का प्रयोग किया जाता है।
जिसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। देखिए जैसी लिपि होगी वैसा ही चिन्ह बनेगा। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी होती है तो हिंदी में जब ए बोला जाता है तो ऐसे लिखा जाता है। अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है, अगर अंग्रेजी में ए बोला जाएगा तो आप ऐसे लिखेंगे। तो ये समझिए, जैसे मैंने ए बोला, ए बोलने पर जो साउंड निकला, जो आवाज़ निकला उसे ध्वनि कहेंगे, और ए को इस प्रकार से लिख दिया गया तो इसे वर्ड कहेंगे। अब देखिए लिखित भाषा में आपके पास चिन्ह होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर इसे वर्ड कहा गया, और मौखिक भाषा में ध्वनि होना चाहिए, और भाषा की सार्थक इकाई है शब्द। शब्द कहने का तात्पर्य ये है कि जब दो या दो से अधिक वर्ड आपस में मिलकर कुछ विशेष शब्द का निर्माण करते हैं तो वो शब्द कहलाता है। आगे देखिए यहाँ पे भाषा निर्माण का सही क्रम दिया है कि भाषा किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले ध्वनि होता है। ध्वनि का तात्पर्य है कि आपने कुछ बोला, जब बोला गया तो उसको लिपिबद्ध किया जाएगा जिससे वर्ड का निर्माण होगा, या फिर इसे अक्षर कह लीजिए। और कई अक्षर आपस में जब मिलेंगे तो एक शब्द निर्मित हो जाएगा, कई शब्द मिलेंगे तो एक पद बनेगा। इसके बाद पद के बाद कई पद मिलकर के वाक्य बनाएंगे और वाक्य से अन्वृत्ति बनेगा, और इसके बाद ये पैराग्राफ का निर्माण करेगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब यहाँ पर दिया है हिंदी भाषा। देखिए हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भारोपीय परिवार का हिस्सा है। ऐसे सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो विश्व में लगभग 3000 भाषाएं चलती हैं। उन 3000 भाषाओं में से हिंदी एक प्रमुख भाषा है जिसका प्रयोग भारत है, फिजी हो गया, सूरीनाम हो गया, तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो कई बार ऐसा पुस्तकों में दिया रहता है कि हिंदी, या फिर ये हमारा भ्रम होता है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, ये भारत की राजभाषा है। विस्तार से हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे कि राजभाषा किस प्रकार से कैसे बनाया गया, या राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है, एक एक बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो हिंदी भाषा देखिए ये भारोपी परिवार का हिस्सा है। अब भारोपी परिवार, अभी जब भाषा परिवार आएगा तो वहाँ पर विस्तार से समझा जाएगा। भारोपी परिवार भारत और यूरोप ये दो क्षेत्रों में चलता है। और हिंदी शब्द किस भाषा का ये समझना आवश्यक है। तो हिंदी फारसी भाषा का एक शब्द है। फारसी जो फारस देश है वहाँ की भाषा है। फारस कहने का मतलब है ईरान, ईरान की भाषा है फारसी, है ना। हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ। देखिए जब ईरानी भारत में आए थे तो उन्होंने सिंधु नदी को पार किया, तो उन्होंने, अब देखिए सिंधु नदी था, अब ईरानियों की लिपि में स को ह कहा जाता था, तो इस कारण से उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंधु के पार के लोगों को हिंदू कहना स्टार्ट किया, और वहीं से हिंदुस्तान, हिंदू और हिंदी जैसे शब्दों का जन्म हुआ। तो ये पॉइंट आपको सीधा सीधा याद रखना है कि जो हिंदी है ये फारसी भाषा का एक शब्द है, बस आपको इतना याद रखना है। अगर कभी पेपर में प्रश्न बनेगा तो आप आराम से टिक कर पाएंगे। हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ईरानियों ने किया, यही चीज़ यहाँ पर दिया गया, क्योंकि फारसी और ईरानी एक ही थे। भारोपी परिवार की 10 शाखाएं प्रचलन में, जिन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्ग देखिए आप देख सकते हैं, शतम वर्ग है और फेतुम वर्ग है। शतम वर्ग में भारत ईरानी भाषा आता है, या फिर भारतीय ईरानी कहिए, उल्बानी भाषा हो गया, और बाद में यही संस्कृत हुआ, और संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है, आदि जननी नाम दिया जाता है। और इसके बाद फेतुम से जर्मन, इटैलिक, ग्रीक, यूरोपीय इन सब भाषाओं का निर्माण हुआ है। देखिए और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर दिया हिंदी का विकास। देखिए हिंदी का जो विकास है, संस्कृत हिंदी की आदि जननी है, और यहाँ से हिंदी, ये जो कालक्रम है ना, ये 3500 वर्षों का कालक्रम है। 3500 वर्षों में विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि 1-2 वर्षों में या फिर 4 वर्षों में हो गया। ये 3500 वर्षों का लंबा इतिहास है। इसमें शुरुआत होता है संस्कृत से। संस्कृत को देववाणी कहते हैं, या फिर इसे हिंदी की आदि जननी भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार पेपर में प्रश्न बनता है कि हिंदी की जननी कौन सी भाषा है और हिंदी की आदि जननी कौन है। अगर आदि जननी का नाम लिया जाएगा तो संस्कृत है। अब संस्कृत का रूप जब आगे बढ़ा तो पाली में बना। पाली जो है ये बौद्ध धर्म की भाषा थी, ये याद रखिएगा। जो महात्मा गौतम बुद्ध थे इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया था। पाली से आगे बढ़ा प्राकृत भाषा, ये जैन धर्म की भाषा है, महावीर स्वामी ने इसका प्रयोग किया था। इसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश बना, और अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप। इसके और आगे आएंगे तो एक रूप और मिलता है अवहट्ट। अवहट्ट उतना खास नहीं है, तो आप अपभ्रंश को याद रखिएगा। और इसके बाद हिंदी। देखिए अगर कभी आपसे ये पूछे कि हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, तो विकल्प आपको मिलेगा अपभ्रंश, तो आपको अपभ्रंश को टिक करना है, वहां पर संस्कृत को टिक नहीं करना है। आदि जननी रहेगा तभी संस्कृत बनेगा, अन्यथा अपभ्रंश बनेगा। अभी ये जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 वाला जो री एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न बना हुआ था कि हिंदी का जन्म किससे हुआ है, तो वहाँ पे संस्कृत और अपभ्रंश दोनों था। तो ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने संस्कृत को टिक किया था, लेकिन ये आदि जननी की श्रेणी में, जननी अपभ्रंश है।
आगे बढ़े, यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से बताया भी गया है कि अपभ्रंश हिंदी की जननी है तथा आदि जननी संस्कृत है। दोनों को स्पष्ट लिख दिया गया ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो का वर्णन हम लोग इतिहास में करेंगे विस्तार से, यहाँ पर बस इतना जानते रहिएगा, इन्हें तोता हिंद के नाम से भी जाना जाता था। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती। देवनागरी लिपि ये ब्राह्मी लिपि का हिस्सा है और इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है। और हिंदी हमारी राजभाषा है। यहाँ पर बताया गया कि हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। तो साथियों, ये आज की एक छोटी सी क्लास रही। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।